दोस्तों नमस्कार। हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार व लेखक सुप्रिय लखनपाल द्वारा लिखे गए एक लेख के माध्यम से आपको दुनिया की एक भयानक और चिंताजनक सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश की थी। तो दोस्तों पेश है उसी लेख की दूसरी किश्त। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे देश की बेरोजगारी और रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले उद्योगों, व्यापारिक कंपनियों और तमाम तरह के कारोबार का हाल और चाल। अब हम बात करेंगे खेती किसानी और उस कृषि की जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आधार और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। कृषि की मौजूदा स्थिति जानने के लिए हमने अपनी जो जांच पड़ताल की उसके नतीजे ये निकल कर आए हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,287,263 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से कृषि लायक कुल भूमि का क्षेत्रफल 16,76,504 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% हिस्सा है। 6,90,325.23 वर्ग किलोमीटर वन भूमि है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% हिस्सा है। 7,88,943.12 वर्ग किलोमीटर ज़मीन बंजर व अनुपयोगी है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 24% हिस्सा है। और बाकी 1,31,490.52 वर्ग किलोमीटर चारागाह की भूमि है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 4% हिस्सा है। यह सही है कि भारत की 70% आबादी कृषि व उससे जुड़े उद्योगों व काम धंधों पर निर्भर है। यह भी सही है कि भारत में कृषि योग्य भूमि 51% है, लेकिन यह भी एक त्रासदी से भरी सच्चाई है कि अब ना तो कृषि भूमि 51% रह गई है और ना ही 51% भूमि पर खेती किसानी हो रही है। ग्रामीण भूमि पर तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण यह भूमि लगातार कम हो रही है। इसके अलावा कुल कृषि योग्य भूमि के एक बड़े हिस्से पर देश के अखाड़ों, मंदिरों, मठों और कृषि विश्वविद्यालयों का कब्जा है, जिन पर खेती किसानी का काम नहीं बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक व अन्य कार्य हो रहे हैं। इस तरह 51% कुल कृषि योग्य भूमि के सिर्फ 15% हिस्से पर ही खेती किसानी हो रही है। और एक सरकारी सर्वे और आंकड़े के अनुसार भारत के कुल 10 करोड़ परिवार ही इस समय खेती किसानी का काम कर रहे हैं। अगर एक परिवार में 5 सदस्य मान लिए जाएं, तो इस समय कुल 50 करोड़ लोग ही खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं, जो भारत की कुल आबादी का करीब 45% हिस्सा है। अब सवाल ये है कि भारत की कुल आबादी का 70% हिस्सा खेती पर निर्भर है और कुल आबादी का 45% हिस्सा ही खेती किसानी कर रहा है, तो बाकी 25% ग्रामीण आबादी या किसान क्या कर रहे हैं? इसका जवाब यही हो सकता है कि खेती किसानी अब घाटे का सौदा हो गया है, जिसके कारण खेती किसानी के कार्य से जुड़े लोग गांव छोड़कर या तो शहरों में पलायन कर चुके हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों के विस्तार के कारण किसानी का पेशा छोड़कर वे किसी और शहरी पेशे से जुड़ चुके हैं, या फिर इनमें से ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार है। इस नज़रिए से देखा जाए तो भारत में बेरोजगारी का 40 करोड़ का आंकड़ा गलत नहीं है, यानी हमारे देश की आबादी की 30% श्रम शक्ति बर्बाद हो रही है। सब जानते हैं कि ऐसा खेती के साधन बहुत महंगे होने और फसल की पैदावार के दाम कम होने के कारण हो रहा है। इसका मतलब है कि मजदूरी की तरह खेती किसानी का पेशा भी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है, जो कि बेहद चिंता का विषय है। भारत में कृषि की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण इसके प्रति सरकारों का घोर उपेक्षापूर्ण व उदासीन रवैया रहा है। और यह स्थिति सिर्फ आज से ही नहीं बल्कि शुरू से ही बनी हुई है। मुग़ल काल से लेकर आज तक भारत के शासक वर्ग ने
कभी कृषि की समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर किसी शासक या सरकार ने कभी कृषि की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए भी, तो उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का घोर अभाव दिखाई दिया। बहुत ही अनमने तरीके से कुछ सतही प्रयास किए गए और सफलता न मिलने पर उन्हें छोड़ दिया गया। मसलन खेती की ज़मीन खेती का मूल और बुनियादी आधार है। अब खेती करने के लिए जब किसानों के पास पर्याप्त ज़मीन ही नहीं होगी, तो किसान खेती करने के लिए चांद पर जाएंगे या मंगल ग्रह पर। इसलिए कृषि को सुधारने के लिए सबसे पहला और बुनियादी काम भूमि सुधार का होना चाहिए था। लेकिन शासकों और सरकारों ने किसानों से हमेशा लगान और तरह तरह के कर वसूलने का ही काम किया। भूमि सुधार का काम करके किसानों को कभी भी खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में ज़मीन मुहैया नहीं कराई। भारत की कथित आज़ादी के बाद कृषि के क्षेत्र में मुख्य रूप से 3 सुधार किए गए, जो कहीं आंशिक तो कहीं पूरी तरह विफल हो गए, जिसका मुख्य कारण सुधारों को लेकर सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी का प्रभाव रहा। इनमें से पहला सुधार सन 1951 में लाए गए ज़मींदारी उन्मूलन कानून के तहत किया गया, जिसका मकसद ज़मींदारों को हटाकर काश्तकारों को सीधा सरकार के संपर्क में लाना था, जिसके लिए ज़मींदारों की ज़मीनों का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर उसे काश्तकारों के बीच वितरित किया जाना था और उनको उस ज़मीन का मालिक बनाया जाना था, क्योंकि आज़ादी से पहले ब्रिटिश राज में काश्तकार जिन ज़मीनों को जोत रहे थे, उनका मालिकाना हक काश्तकारों का ना होकर ज़मींदारों का था। उस समय भारत की कृषि लायक सारी ज़मीन के स्वामी ज़मींदार ही थे। हालांकि मुग़ल काल में ज़मींदारों के वंशानुगत अधिकारों को सीमित कर दिया गया था, लेकिन अंग्रेज़ी राज में इन्हें फिर से बढ़ावा देकर खेती की समूची ज़मीन का मालिक बना दिया गया था। लेकिन उनकी ज़मीनों पर खेती काश्तकार ही किया करते थे, जिसका काश्तकारों को कुल उपज का 35% से लेकर 75% तक कर देना पड़ता था, जिससे काश्तकारों का ज़बरदस्त शोषण उत्पीड़न हो रहा था। ज़मींदारों की खेती में कोई रुचि भी नहीं थी। उनका काम बस इतना ही था कि वे काश्तकारों से लगान या कर वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करवा दें। लेकिन इस सुधार के सामने सबसे पहले 2 बड़ी बाधाएं खड़ी हो गईं। पहली तो यह कि संविधान के अनुच्छेद 19 व 31 के तहत संपत्ति को लोगों का मौलिक अधिकार बनाया जा चुका था, जिसके कारण 31A और B तथा शेड्यूल 9 में संशोधन करना पड़ा। दूसरी बाधा यह थी कि संविधान में कृषि सुधारों का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा चुका था। इसलिए इन सुधारों को लेकर उस समय जो हाय तौबा मची, वह 72 साल बाद भी आज तक जारी है, जिससे इस कानून को लागू करने में उस समय से लेकर आज तक तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कानून बनने से पहले भारत सरकार ने JC कुमारप्पन की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसे सुधार के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को देनी थी। इस कमेटी ने सरकार को अपनी जो सिफारिशें सौंपी थीं, उनके तहत 4 कार्यभार तय किए गए थे, जिनमें उपरोक्त पहला था। दूसरा, काश्तकारों के स्वामित्व वाली ज़मीनों की सीमाओं को निर्धारित करना था, जिसके लिए 1961 में फिर एक कानून लैंड सीलिंग एक्ट के नाम से बनाया गया, जिसमें बहुफसलीय और सिंचित ज़मीन को लेकर 15 एकड़ की सीमा तय की गई, जबकि 2 फसलीय व सिंचित ज़मीन को लेकर 18 एकड़ की सीमा तय की गई। असिंचित ज़मीन की न्यूनतम सीमा प्रति परिवार 36 एकड़ और अधिकतम 55 एकड़ तक तय की गई। लेकिन इसको लेकर भी जो बखेड़ा खड़ा हुआ, वो आज भी बरकरार है। राज्य सरकारों के निर्णय में मतैक्य न रहने से यह दोनों सुधार आधे अधूरे रह गए, क्योंकि कुछ राज्य सरकारें इनके विरोध पर उतर आईं, तो कुछ राज्य सरकारों ने
इनका समर्थन किया। विरोधी राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में इन कानूनों को बड़े अनमने तरीके से एक औपचारिकता के तौर पर लागू किया, तो समर्थक सरकारों ने अपने राज्य में इन्हें पूरे तौर पर लागू करने का प्रयास किया। कई ज़मींदारों ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए अपनी पत्नियों को तलाक देने के बावजूद उन्हें अपने ही साथ रखा, क्योंकि कानून में तलाकशुदा औरतों को ही ज़मीन में हिस्सा दिया गया था, जबकि शादीशुदा औरतों को यह अधिकार नहीं मिला था। जहाँ जहाँ ज़मींदारों की ज़मीनें उनके हाथ से ज़्यादा निकल गईं, वहाँ वहाँ उन्होंने इसे अपना मौलिक अधिकार बताते हुए सरकारी कार्रवाई का विरोध किया और इसी आधार पर कई ज़मींदार न्यायालय की शरण में चले गए और उन्होंने इन कानूनों को अदालतों में चुनौती देते हुए सरकारों के खिलाफ तमाम मुकदमे कायम कर दिए, जो आज भी लंबित हैं। शुरू में कुछ राज्य सरकारों ने ज़मींदारों की ज़मीन का अधिग्रहण करते हुए उसे करीब 2 करोड़ काश्तकारों में वितरित कर दिया और मुआवजे के तौर पर ज़मींदारों को करीब 750 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया। कुछ राज्यों ने एक फंड खोलकर ज़मींदारों को मुआवजे के बंद पत्र, बॉन्ड, यह कहते हुए सौंप दिए कि 25-30 वर्ष बाद उनकी ज़मीनों को मुक्त कर दिया जाएगा। यही कारण था कि कुछ राज्यों में ज़्यादा तो कुछ में ज़मींदारों की कम ज़मीनों को जब्त किया गया। कुछ ज़मींदारों ने अपने बंद पत्रों की समय सीमा समाप्त होने के आधार पर भी अदालतों के दरवाजे खटखटाए हैं। इसी तरह कुछ राज्य सरकारें सीलिंग एक्ट के तहत ज़मीनों की सीमा तय करने को लेकर भड़क गईं, तो वहीं कुछ राज्य सरकारें इसके विरोध के खिलाफ भड़क गईं, क्योंकि अलग अलग राज्यों ने इसकी अलग अलग सीमा निर्धारित कर रखी थी। यह मसला भी आज तक राज्य सरकारों के विरोध व समर्थन के कारण सर्वसम्मति से तय नहीं हो पाया है। कुछ राज्य सरकारें इन कानूनों को कृषि के विकास में बाधा मानते हुए बड़ी जोतों का समर्थन कर रही हैं, तो वहीं कुछ सरकारें इसे छोटी जोत वालों के अधिकारों का हनन मानते हुए इन कानूनों का समर्थन कर रही हैं। इधर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर दिया है कि इन मामलों में लंबित मुकदमों में अदालतों का फैसला अंतिम होगा, जिसे सरकारें दोबारा अदालतों में चुनौती नहीं दे सकेंगी। कृषि की समस्या को सुधारने के लिए जेसी कुमारप्पन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने छोटी जोतों की चकबंदी किए जाने की जो तीसरी सिफारिश की थी, वह चकबंदी भी ज़मीनों के बार बार होने वाले विखंडन के कारण आज तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाई है। भूमि चकबंदी के लिए तमिलनाडु, केरल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने कानून बनाए। भूमि की चकबंदी करवाना पंजाब और हरियाणा राज्य में अनिवार्य था, जबकि अन्य राज्यों में चकबंदी भूस्वामियों की सहमति से स्वैच्छिक आधार पर की गई। पर्याप्त राजनीतिक और प्रशासनिक समर्थन की कमी के कारण पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां चकबंदी का कार्य पूर्ण हुआ था, को छोड़कर चकबंदी के संदर्भ में हुई प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं थी। राज्य सरकारों का एक और चौथा कार्यभार भी निर्धारित किया गया था, जिसके तहत काश्तकारों से ज़मीनों का किराया लेकर उनकी खेती और जोतों को विनियमित भी किया जाना था, जिसके लिए कुल उपज का 20% व 25% किराया तय किया गया था। लेकिन ज़मीनों के रकबों का मालिकाना हक ठीक से तय न हो पाने के कारण और विवादों के कारण जोतों के बार बार होने वाले विखंडन के कारण विनियमन का कार्य भी प्रभावशाली ढंग से संपन्न नहीं हो पाया। जेसी कुमारप्पन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि इन सुधारों के लिए राजनीतिक समर्थन व इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी, इसलिए इसे 4 चरणों में स्वीकार करना पड़ा, जिसके कारण भी सुधार की समस्या बढ़ी। इन विफलताओं के कारण इन सुधारों को बीच रास्ते में ही छोड़ भी दिया गया, जिसके कारण ये सुधार आज भी सरकारों का सरदर्द
और किसानों के लिए त्रासदी बने हुए हैं। अब सरकारी सर्वेक्षण की 2 रिपोर्टों ने किसानों के बीच हाहाकार मचा रखा है। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन (एनसीपी) का अनुमान है कि अगले 15 वर्षों में यानी 2036 तक 38.6% भारतीय शहरी इलाकों में रहेंगे, यानी तब 60 करोड़ लोगों का बसेरा इनमें हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भी कहा है कि 2018 से 2050 के बीच भारत में शहरी आबादी 46.1 करोड़ से बढ़कर 87.7 करोड़ यानी दोगुनी हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगातार और तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और शहरों के विस्तार से खेती की ज़मीन कम होती जा रही है। अगर यह रफ्तार जारी रही तो 2030 तक कृषि लायक भूमि आधी खत्म हो जाएगी। इसी तरह राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) की सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्यम जोत वाले किसानों की ज़मीनों के रकबे कम होते जा रहे हैं, जिससे सीमांत व छोटे किसानों की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 1970-71 में औसत भूस्वामित्व का आकार 2.28 हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया। नागालैंड में औसत कृषि क्षेत्र आकार सबसे अधिक है, वहीं पंजाब एवं हरियाणा इस सूची में क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं। भूस्वामित्व का आकार बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल जैसी घनी आबादी वाले राज्यों में बहुत कम है। पीढ़ी दर पीढ़ी उपखंडों के विभाजन ने इन्हें और भी छोटा कर दिया है। इधर सन 1967 में जिस हरित क्रांति का आगाज़ हुआ था, वह भी दम तोड़कर अब अंतिम सांसें ले रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की प्रस्तावित नई कृषि नीति में ज़मीनों के रकबे बढ़ाकर नई और आधुनिक तकनीक के साथ खेती पर जोर देने के अलावा उसे निजी क्षेत्र से जोड़ने की बात भी कही जा रही है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी कृषि को लेकर कुछ इसी तरह के प्रयास शुरू किए थे। हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन की सिफारिशों के आधार पर तकनीकी दृष्टि से विकसित और आधुनिक खेती की बदौलत कृषि की पैदावार बढ़ाने का जो सपना देखा गया था, वह बहुत सी कमियों के कारण अब टूटता सा दिखाई दे रहा है। हरित क्रांति का प्रभाव कुछ विशेष फसलों तक ही सीमित रहा, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा। अन्य फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ तक कि चावल भी इससे बहुत ही कम प्रभावित हुआ। व्यापारिक फसलें भी इससे अप्रभावित ही हैं। खेती की लागत और खेती के साधनों के महंगे व बढ़ते दामों और पैदावार के घटते दामों ने हरित क्रांति की भी हवा निकाल दी है, जिससे हरियाणा और पंजाब की कृषि बहुत ही बुरी तरह प्रभावित हुई है। अधिक उपजाऊ किस्म के बीज एक पूंजी गहन कार्यक्रम है, जिसमें उर्वरकों, सिंचाई, कृषि यंत्रों आदि आगतों पर भारी मात्रा में निवेश करना पड़ता है। भारी निवेश करना छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों की क्षमता से बाहर है। इस तरह हरित क्रांति से लाभ उन्हीं किसानों को हो रहा है जिनके पास निजी पंपिंग सेट, ट्रैक्टर, नलकूप तथा अन्य कृषि यंत्र हैं। यह सुविधा देश के बड़े किसानों को ही उपलब्ध हैं। सामान्य किसान इन सुविधाओं से वंचित हैं। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु आदि राज्यों तक ही सीमित है। इसका प्रभाव संपूर्ण देश पर न फैल पाने के कारण देश का संतुलित रूप से विकास नहीं हो पाया। इस तरह हरित क्रांति सीमित रूप से ही सफल रही है। याद रहे कि 1978 में शुरू हुआ पंजाब का अकाली आंदोलन हरित क्रांति की विफलता के कारण ही शुरू हुआ था, जिसके पीछे किसानों के असंतोष व आक्रोश की एक बड़ी भूमिका थी। पंजाब की भारतीय किसान यूनियन ने 1980 में पंजाब के अनाज को पंजाब के बाहर ना जाने देने के लिए 3 जून को किसानों का आह्वान किया था, जिसका शिरोमणि अकाली दल ने भी समर्थन कर दिया था। इससे तत्कालीन केंद्र की इंदिरा सरकार घबरा गई। इस तरह आंदोलन कहीं पूरे देश में न फैल जाए,
इस आशंका से 2 जून को ही स्वर्ण मंदिर पर सैन्य कार्रवाई के जरिए आंदोलन को दबा दिया गया। उस समय भी खालिस्तान, विदेशी हाथ, आतंकवाद आदि के आरोप लगाकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जबकि इस आंदोलन के मूल में केंद्र व राज्य के संबंधों के बीच अंतर्विरोधों को समाप्त करने की बात कही गई थी और कहा गया था सरकार अंतर्राष्ट्रीय विषय से जुड़े अधिकार ही अपने पास रखे, शेष विषयों का अधिकार राज्यों को दिया जाए, जैसा कि संविधान में कृषि में सुधार संबंधी अधिकार केवल राज्यों के पास ही थे। लेकिन इन सारे तथ्यों को छिपाकर इस आंदोलन को सिख बनाम हिंदू और आतंकवाद का रंग देकर हिंसक तरीके से कुचल दिया गया।